Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine, enjoying great. And today I'm gonna discuss very famous poem which is written by an American writer Robert Frost, and the name is The Road Not Taken. The first of all, we will discuss about the biography of our writer Robert Lee Frost. And if we talk about his lifespan, he was the 26 March 1874 to January 29, 1963. He was an actually American poet, and his work was initially published in England before it was published in America. His work frequently employed settings from rural life in England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. One of the most popular and critically respected American poets of the 20th century, Frost named Poet Laureate of Vermont. And next, there is a picture of Robert Lee Frost, and The Road Not Taken is a poem which is published in 1916 as the first poem in the collection of Mountain Interval. The poem may be मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ऑल पोएम. तो ये हो गया जनाब आपके राइटर के बारे में. किसी भी राइटर का वर्क पढ़ने से पहले अगर आप उसकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आपको उसका वर्क, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसके मैसेजेस को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. नेक्स्ट, अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें इस पोम को, द रोड नॉट टेकन को, देन द राइटर इज सेइंग दैट द पोएम रिलाइज ऑन अ मेटाफर इन विच द जर्नी थ्रू लाइफ इज कंपेयर्ड विद द जर्नी ऑन रोड. The speaker must choose one path instead of another, and both paths looks equally attractive. He decides to take the road less traveled. By that he has made the all the difference. अगर हम briefly discuss करें तो राइटर कह रहा है कि उसने इस पोएम में जो लाइफ की जर्नी है उसको जर्नी ऑफ रोड के साथ, यानी कि जर्नी ऑन रोड के साथ जो है इसे कंपेयर किया है, कंट्रास्ट किया है कि लाइफ भी एक जर्नी ही है, और जैसे ही हम एक रोड पे सफ़र करते हैं तो दोनों सेम है, और एट वन point we have to decide either we should move on right or we should move on left. तो ये पॉइंट जो है दोनों पॉइंट्स दोनों जर्नीज़ में आता है. इधर इट्स योर लाइफ इट इज़ योर ऑन रोड, कि आप रोड पे हो, लाइफ पे हो, आपके पास एक आता है पॉइंट जहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है कि ऑन विच साइड यू आर गोइंग टू मूव. तो हम यानी कि ये कह सकते हैं कि लाइफ की जर्नी को उसने रोड की जर्नी के लिए मेटाफर के तौर पे यूज़ किया है. Let's now understand the poem. What is the understanding in this poem? We can understand this poem by two dimensions. Number one, everyone has his or own moments of decision. At the right decision makes all the differences. Here the poet was confronted with the making a decision which he did, and his decision made all the differences. And number two, decision making is a challenging affair for every one of us. We have to draw wisdom while making choices. अब राइटर ने जनाब यहाँ पर दो डायमेंशन बना दी हैं, दो पर्सपेक्टिव हमारे आगे रख दिए हैं कि आप इस पोएम को इन सिनेरियो के साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नंबर एक तो ये कि हर एक की ज़िंदगी में जो है उसके लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, अपनी सिचुएशंस हैं, किसी भी डिसीजन को लेके, किसी भी मामले को लेके अपने हैं. और नंबर टू पर जो है उसने हमें डिसीजन मेकिंग कहा है कि लाइफ का सबसे मुश्किल और टफ़ काम जो है वो है डिसीजन मेकिंग. आपने फ़ैसला करने की, आपको सम टाइम यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स एंड इट्स गोइंग समथिंग एल्स, कि आप सोच क्या रहे होते हो क्या रहा होता है, आपकी चीज़ें जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. ओके, ऑल राइट, यू आर राइट, आप ठीक हो, आप सही हो, सही राह पे हो, लेकिन टू सम एक्सटेंट कहीं पर आके यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. तो जनाब राइटर ने हमें यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की इम्पॉर्टेंस बताई है कि डिसीजन मेकिंग करते वक्त आपको अपनी विजडम को यूज़ करना है, अपने इंटेलेक्चुअल पावर्स को यूज़ करना है. और आपने जब एक दफ़ा एक डिसीजन कर लिया, उसके बाद अगर आपका गुड डिसीजन है, यू विल बी वी शुड से दैट यू विल बी अवॉर्डेड बाय गुडनेस इन द फ्यूचर. अगर आप गुड डिसीजन कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में गुडनेस ही मिलेगी. बट इफ़ एट वंस यू हैव डिसाइडेड अ रॉन्ग डिसीजन, अगर आपने एक दफ़ा एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, देन यू विल हैव टू पे योर होल लाइफ. आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा. Now let's discuss the brief summary of our poem, The Road Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could have traveled both. I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where I bent in the undergrowth.
तो ये आपका पहला स्टैंजा हो गया है गाइस, जिसमें राइटर ने समरी में कहता है कि ऑन द रोड ऑफ लाइफ द स्पीकर अराइव्स एट अ पॉइंट वेयर ही मस्ट डिसाइड विच ऑफ टू इक्वली अपीलिंग और इक्वली इंटिमिडेटिंग choices is the better one. He examine one choice, one best he can, but the future prevents him from seeing where it leads. अब जनाब यहाँ पर उसने पहले ही स्टैंजा में, अगर हम अब लाइन वाइज समरी की डिस्कशन कर रहे हैं, तो कहा है कि स्टार्ट पेज है रोड ऑफ लाइफ पर जो है राइट स्पीकर के पास एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर उसके आगे दो रोड्स हैं, जहाँ पर उसे डिसाइड करना है कि फ़र्दर उसे किस रोड पर ट्रैवल करना है। ठीक है, जैसे हम जा रहे हैं कहीं सफ़र पर, तो हमें एक मोड़ आता है, एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने इस साइड को मुड़ना है या हमने इस साइड को मुड़ना है। अगर तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं ऑब्वियसली फिर आपके लिए हार्डशिप्स हैं, मुश्किलें हैं, बट अगर आप सही रोड डिसाइड कर लेते हैं तो आप अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है then took the other as just as fair and having perhaps the better claim to, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warn them really about the same, this way or this way. इसकी समरी की अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टैंजा में, द स्पीकर सिलेक्ट्स द रोड दैट अपीयर्स एट फर्स्ट ग्लैंस टू बी लेस worn and therefore less traveled. This selection suggests that has an independent spirit and doesn't wish to follow the crowd. After a moment he concludes that both roads are इक्वली वन। अब जनाब देखें कितनी ही मज़े की उसने यहाँ पर राइटर ने बात कह दी है कि जब स्पीकर जो है राइटर जो है या जो ट्रैवलर जो है उसने देखा दो रोड्स को कि मुझे अब किस पे ट्रैवल करना है, तो उसने अपनी इंटेलेक्चुअल पास को यूज़ करते हुए देखा और कहा कि मैं उस रोड पे जाऊँगा जो मतलब कि कम वन है, जो कम क्राउडेड है, जहाँ पर कम लोग चले हुए हैं। तो लेकिन जब वो ट्रैवल कर लेता है तो बाद में जाके वो ये कंक्लूड करता है कि बोथ रोड्स आर इक्वली वॉन, के दोनों रोड्स पर जो है वो ट्रबल्स मुझे फेस करना है, इधर इट्स राइट और इधर इट्स रॉन्ग। ना ही नेकी का रास्ता आसान होता है और ना ही बुराई का बदी का रास्ता आसान होता है। आप जिस भी तरफ जाएं यू हैव टू पे फॉर देम, आपको दोनों के लिए जो है वो ट्रबल्स आनी पड़ती हैं, आपको दोनों के लिए जो भी रास्ते में मुश्किलात जाती हैं उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन राइटर स्पीकर ने जो है यहाँ पर उस रोड को चूज़ किया जहाँ पर क्राउड कम था, तो ये उसकी इंडिपेंडेंट स्पिरिट को भी शो कर रहा है। And both that morning equally lay in leaves, not step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how many leads on the way, doubted if I should ever come back. Leaves cover both roads equally. No one on this his morning has yet taken either road, for he leaves lie undisturbed. The speaker remains committed to his decision to make the road he had previously selected, saying that he will save the other road for another day. But he observes, however, that the probably will never pass his way again and thus will never have an opportunity to take the other road. अब जनाब देखें राइटर क्या कह रहा है यहाँ पर कि उसने देखा कि पहले उसने ये कहा कि लोग कम हों और जो रोड मैं चूज़ करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कहीं जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम बिल्कुल बंजर वाली साइड से नहीं जाते, हम कहते हैं ज़रा सीन प्यारा सा हो, ग्रासी लीव्स हों, ट्रीज़ हों, टू सम एक्सटेंट अपनी माइंड को फ्रेश करने के लिए, नेचर को एंजॉय करने के लिए हम कहते हैं। तो राइटर कहता है कि मैंने वो देखा कि दोनों रोड्स में जो है इक्वली लीव्स ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कहता है कि आई विल बी कमिटेड टू दिस डिसीजन, जब मैंने एक दफ़ा ये डिसाइड कर लिया है कि मैंने इस रोड पे जाना है, दूसरे रोड से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं इसे सेव कर लूँ या मैं फिर कभी चल लूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपने जब एक दफ़ा एक डिसीजन कर लिया है, एक रोड पे आप चल पड़े हैं, उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती कि आप अपनी चॉइस को जो है वो चेंज कर लें, अपना रोड जो है वो आप चेंज कर लें। अब ये गुड है बैड है जैसा भी है, यू विल हैव टू बी पे फॉर दिस, आपको इसके लिए ही पे किया जाएगा। यू कैन नेवर चेंज एट एनी मोमेंट, आप किसी भी लम्हे बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते एट वंस व्हेन यू हैव डिसाइडेड दैट रोड। Next and last stanza, I shall be telling this with the sigh, for somewhere edges and edges hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. In years to come, the speaker says he will be telling other about the choice he made. While doing so, he will sigh either with relief that he made the right choice or with regret that he made
that he made the wrong choice. Whether wrong or right, the choice will have had a significant impact on his life. अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ अगर हम बात करें तो जनाब राइटर यहाँ पर कंक्लूड कर रहा है कि मैंने ट्रैवल कर लिया रोड पे और एंड पर जाके मुझे पता चला है कि मैंने यानी कि ये मेरा रोड, मेरी जो सिलेक्शन थी, मेरी जो चॉइस थी, मेरा जो डिसीजन था, ये ठीक था या गलत था, और मैं आइंदा आने वाले सालों के बाद भी दूसरे लोग जो हैं वो मेरी तरह ही सोचेंगे। रोड जो है वो साइलेंट है, वो वहीं पर खड़ा है, हज़ारों ट्रैवलर्स आएंगे, इस पर से गुजर जाएंगे, डिफरेंस इन देयर चॉइसेस, हर एक की अपनी चॉइस होगी, कोई राइट की तरफ जाएगा, कोई लेफ़्ट की तरफ जाएगा, लेकिन चॉइस आपका राइट हो या आपकी रॉन्ग हो डिसीजन, आपकी चॉइस का जो है आपकी पूरी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। आई होप आप लोगों को समरी अब अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगर जनाब आप लोगों को समरी अच्छे से समझ आ गई है तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ द थीम्स। अगर हम थीम्स की इसमें बात करें तो नंबर 1 पर है थीम, आपको पता है कोई ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए आपका राइटर आपको एक्चुअली क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, इस चीज़ को हम थीम कहते हैं। तो नंबर 1 इज़ देयर इंडिविजुअलिज्म, द स्पीकर चूजेस टू गो हिज ऑन वे, टेकिंग द रोड लेस ट्रैवल। लाइन नंबर 19 पर जो है उसने कहा, और यहाँ पर उसने हमें इंडिविजुअलिज्म का थीम दिया है, और वो किस तरह से अप्लाई है, वो इस तरह से है कि राइटर ने हमें, देखें जनाब, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, आपकी उस डिसीजन का इफ़ेक्ट, उसके कॉज, उसके कंसिक्वेंसेस, हर चीज़ जो है वो जस्ट आपके इंडिविजुअल, आपकी ज़ात से रिलेटेड होती है। नन अदर पर्सन इज़ इन्वॉल्व इन सच पर्टिकुलर केस, कोई और बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ऑल्दो पीपल कैन गिव यू सम एडवाइसेस, कैन लाफ एट यू, कैन कुछ भी मीन टू से कि आपको वो डांट सकते हैं, वो कुछ कह सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन असल जो है वो आपकी इंडिविजुअलिटी है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल है कि आपने किस तरह जो है अपने लाइफ को टैकल करना है, अपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। बिफोर डिसाइडिंग टू टेक द रोड less traveled, line 19, the speaker takes time to consider the other road. He says, long I stood and looked down one as far as I could. उसने कहा कि मैंने ये डिसीजन लेने से पहले मैंने दोनों रोड्स को एग्ज़ामिन किया कि लेस ट्रैवल वाला रोड जो है वो कौन सा है, बिकॉज़ ये बीइंग मुस्लिम या फिर हम बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, हमारा ये फेथ है, ईमान है कि भी हम उस रास्ते पे चलें ना जहाँ पर कम लोग चले हैं, बिकॉज़ जो बुराई का रास्ता है क्राउड वहाँ ज़्यादा होता है, और जो अच्छाई का रास्ता होता है वो डिफ़िकल्ट होता है और उस पर लेस क्राउड होता है। तो इसलिए राइटर ने कहा कि मैं वो रोड चूज़ करूँगा जो लेस क्राउडेड होगा। एंड द स्पीकर डजंट हैव सेकंड थॉट्स आफ्टर मेकिंग हिज डिसीजन एंड कमिटमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगेन गाइज कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि एट वंस व्हेन यू हैव मेक योर चॉइस, एक दफ़ा जो आपने एक चीज़ अपनी चॉइस जो है वो बना ली है, उसके बाद आप जो है उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मीन टू से आपने रोड पर चलने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि मैंने इस रोड पे जाना है, अब आप उस रोड पे चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, ऑन दैट वे यू आर नॉट हैव एनी अदर चॉइस टू चेंज योर वे। अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उस रोड को चेंज करने का। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कमिटमेंट इन दिस पर्टिकुलर पोएम। ओके जनाब, अब हम मूव करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस के एनालिसिस की तरफ कि इस पोएम में जो है राइटर ने किस किस्म की लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया है। नंबर 1 मेटाफर, मैंने आपको जैसे स्टार्ट पर ही बताया कि राइटर ने जो है जर्नी ऑफ लाइफ को जर्नी ऑफ रोड के साथ जो है वो कंपेयर किया। तो मेटाफर हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें आप एक, देयर आर मेनी मेटाफर्स इन दिस पोएम लाइक रोड, फोक, रोड, येलो वर्ड्स, दीज मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम emphasize the importance of different decisions we made in different situations and their impacts on our lives। कहते हैं कि उसने डिफरेंट मेटाफर्स को जो इस पोएम में यूज़ किया ताकि हम उसके ज़रिए बेटर कंप्रीहेंशन के लिए। इमेजरी उसने यूज़ किया, इमेजरी बेसिकली यूज़ की जाती है कि रीडर्स कैन फील थिंग्स थ्रू देयर ऑन 5 सेंसेस। द इमेज ऑफ द रोड हेल्प्स रीडर्स टू विजुअलाइज द रोड प्रोवाइडिंग अ नेविगेशन रूट टू द ट्रैवलर। कि अब जो है उसने इमेजरी यूज़ की है रोड की, उसने यूज़ इसलिए की है कि राइटर का मकसद ये था कि जो भी बंदा इस पोएम को रीड करेगा वो अपनी 5 सेंसेस को बुरेकार लाते हुए, यूज़ करते हुए इन चीज़ों को समझेगा और वो इसको बेटर कंप्रीहेंड भी कर सकेगा और बेटर क्रिटिकली भी एनालाइज कर सकेगा। सिमिली यूज़ किया गया, सिमिली होता है कि आपने कंपेयर करना है फेमिलियर थिंग्स को, और रीडर ने इसे बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। एंड दिस इज़ द वन सिमिली यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा, एज जस्ट एज फियर। एज जस्ट एज फियर की जो है उसने एज का हम जब इस्तेमाल करते हैं एज लाइक, और ये हमारी सिमिली कहलाती है। एंड देन
एजोनेंस को उसने यूज़ किया। एजोनेंस क्या होती है कि रेपिटेशन ऑफ द वोवल साउंड, कि आपके लाइन्स के एंड पर जो है वो वोवल साउंड जो है वो रिपीट होते हैं। आ ओ इन क्विक सस्पेंशन वेयर इज गोज एजेस एंड हिंट्स, इस तरह जो है वो उसने एजोनेंस को भी यूज़ किया है। कॉन्सोनेंस को उसने यूज़ किया। कॉन्सोनेंस बेसिकली गाइस रेपिटेशन, एजोनेंस जो है वो वोवल्स की रेपिटेशन को कहते हैं। कॉन्सोनेंस जो है वो रेपिटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स को कहते हैं, सच एज डी इन टू roads ravaging in a yellow wood and T sound in the dow as far as the passing there, कि ये जो है कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशन को कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन है लास्ट वन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ पर्सोनिफाइड रोड इन द थर्ड लाइन ऑफ द सेकंड स्टेंजा, हियर इट इज स्टेटेड दैट बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड, कि उसने लास्ट पर जो है वो पर्सोनिफिकेशन को भी यूज़ किया है। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस थी जो राइटर ने अपनी इस पोएम में यूज़ की हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन पर जो है जनाब पोइटिक डिवाइसेस को एनालाइज कर लेते हैं कि किस किस्म की पोइटिक डिवाइसेस राइटर ने इस पोएम में यूज़ की हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस, सम डिवाइसेस आर ओनली यूज्ड इन द पोएम्स। नंबर 1 इज़ स्टेंजा एंड नंबर 2 इज़ क्विंटेन। स्टेंजा जो है ये एक ऐसी पोइटिक फॉर्म होती है जो लाइन्स के फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स को कंसिस्ट करती है। और इन दिस पोएम देयर आर 4 स्टेंजा ईच हैविंग द 5 लाइन्स। इसमें बेसिकली 4 स्टेंजाज हैं और फी स्टेंजा जो है उसकी 5 लाइन्स हैं, तो टोटल इसकी 20 लाइन्स हो गई हैं। एंड स्टेंजा की उसने पोइटिक डिवाइस यूज़ किया। एंड नंबर 2 उसने जो यूज़ किया वो है क्विंटेन। अ क्विंटेन इज़ 5 लाइन्ड स्टेंजा बोरोड फ्रॉम अ medieval फ्रेंच पोइट्री। हियर स्टेंजा इज़ अ क्विंटेन सच एज द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन, के सेकेंड जो है वो एक 5 स्टेंजा लाइन जो होती है पोएम जो इसमें होती है जिसमें 5 लाइन्ड स्टेंजा होती है उसको हम क्विंटेन भी कहते हैं। और स्टेंजिक पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई और क्विंटेन। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई हैव वेरी स्ट्रगल्ड अलॉट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू गाइज, that in only one video I have given you all details of this poem. And if you people are new one on my channel and you haven't subscribed to my channel, then welcome to my channel and go and subscribe to my channel, and don't forget to press the button of bell icon, and you may be able to get the notification of my coming videos and very interesting videos. Thank you so much guys, and if you really like this video then don't forget to share and like my video, and also you can ask your queries in the comment section. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.